नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बीजेपी ने चालू चुनाव जो हुआ अभी उसमें अपनी 60 से ज़्यादा सीटें गंवाई है और उसके साथ साथ बीजेपी के पास, मोदी जी के पास जो अपना बहुमत था वो भी गंवाया है। सिर्फ 34 सीटें 32 सीटें कम हैं। 140 में अगर 32 मिलाते हैं तो बीजेपी का अकेले का बहुमत बन जाता है। उसमें से और 10-12 कम होते तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब समझ लो कि जो 292 293 सीटें मिली है तो बहुमत से कुछ 23-24 सीटें ज़्यादा होगी। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, अगर नीतीश दगाबाजी करता है तो भी एनडीए में उनकी 12 सीटें कम हम करते हैं, 92 से 12 सीटें निकाल लेते हैं तो भी 280 सीटें उड़ती है और बहुमत कायम होता है। अगर नीतीश की जगह चंद्रबाबू नायडू दगाबाजी करना चाहते हैं तो उनके पास 16 सीटें हैं। अगर 292 जो आंकड़ा है उसमें से 14 सीटें या 16 सीटें हम कम कर लेते हैं, फिर भी नीतीश रहता है तो भी बहुमत कायम होता है। तो इसलिए इन दोनों ने एक साथ दगाबाजी करनी चाहिए तो ही मोदी जी जो बना रहे वो गठबंधन का सरकार सदमे में, धोखे में आ सकता है, वरना चलता रहेगा। लेकिन और एक बात हमें समझना ज़रूरी है, जब तक बहुमत है तब तक सबसे बड़े अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं और इसलिए 240 के पार जिसकी संख्या है उसके पास चुंबक जैसी छोटी मोटी पार्टियां आकर चिपकना चाहती है, जिनको 5 साल सत्ता के लिए रुकना नहीं है। आपको मालूम है महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे पूरे होते ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो जनता ने जिनको नकारा था वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे निकल गए थे। अगर इतना बड़ा नेता अगर लालच देखकर दगा दे सकता है तो आज देश की सत्ता में इतनी बड़ी सत्ता है कि छोटे मोटे पार्टियों को अगर लालच दिखाया जाए तो आराम से निकल आ सकते हैं। अभी मैंने तो खबर सुनी है कि कुछ 8-10 निर्दलीय या अकेला एमपी है, ऐसी पार्टियां जो है वो चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए में आना चाहती है। उनको मालूम है कि एक एमपी है, इसके लिए कोई मिनिस्टरशिप नहीं मिलने वाली, मंत्री पद नहीं मिलने वाला, लेकिन कोई महत्व का पद मिल सकता है। कोई कॉरपोरेशन हो या कोई कमीशन हो, उसकी चेयरमैनशिप मिल सकती है। मलईदार पद सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत होते हैं। तो इसलिए 1, 2, 3 एमपीज की जो पार्टियां हैं वो भी अगर सेंटर की सत्ता हाथ में जिसके है वो चाहे तो टूट सकती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर केंद्र की सत्ता हाथ में है तो बाद में भी बहुमत जुटाया जा सकता है। 1991 में यानी 33 साल पहले कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लोकसभा में, लेकिन उसको बहुमत नहीं था। 240 के आसपास ही आज जितनी बीजेपी के सीटें हैं उतनी ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। नरसिंह राव पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे
क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। तो पार्टी के अध्यक्ष है, इसलिए उनको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बनाने का न्योता दिया था। वो पहुंच भी गए थे, प्रधानमंत्री बने। लेकिन अल्पमत की सरकार चलाते चलाते उनको गिराने के लिए सारे विरोधी दल एकजुट नहीं हुए थे। बीजेपी के साथ जाने के लिए लेफ्ट फ्रंट रेडी नहीं थी। जनता दल के जो लोग थे वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जनता दल की सरकार ही बीजेपी ने गिराई थी, क्योंकि अडवाणी को लालू प्रसाद ने अरेस्ट किया था बिहार भागलपुर में। कहने का मतलब ये कि आज जितनी सीटें मोदी के या बीजेपी के पास है, बिल्कुल उतनी ही संख्या में नरसिंह राव ने 1991 में सरकार बनाई थी, 1991 में। और आहिस्ते 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 उन्होंने छोटे मोटे दल जोड़ लिए थे। बहुत सारे दल ऐसे थे कि जो सत्ता पक्ष में या गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उनको लालच देकर जब ज़रूरत होती थी तो नरसिंह राव जोड़ लेते थे। उसका बड़ा मामला हुआ था, आपको याद होगा, जैन डायरी। शरद यादव जनता दल के थे, शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, और बाकी छोटी मोटी पार्टियों के बहुत सारे एमपी थे। उनको लाखों रुपए देकर नरसिंह राव ने अपनी पार्टी का बहुमत बनाए रखा था। कुछ पार्टियां तोड़कर, जनता पार्टी वगैरह थी, जनता पार्टी, जनता दल, ऐसी पार्टियां तोड़कर उनके एमपी अपने पार्टी में, कांग्रेस में लाकर नरसिंह राव ने 1996 तक कांग्रेस का पूरा बहुमत बना दिया था। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, कि अगर केंद्र की सत्ता, देश की सत्ता आपके हाथ में होती है और आपके पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत जुटाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब देखिए, ये जो सरकार गठन करने की तैयारी चल रही है, उसमें क्या क्या खबरें आ रही है। बिहार को और आंध्र को स्पेशल स्टेटस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम चिपके रहेंगे। अगर ये बात इनकी है, तो और छोटे छोटे दल है जिसके कोई चीफ मिनिस्टर उनके राज्य में रहेंगे, उनको कोई लालच देकर भी एनडीए से जोड़ा जा सकता है। और छोटे मोटे दल जो है वो टूट सकते हैं, लेकिन उसके भी आगे जाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्टियां भी टूट सकती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, उसमें उद्धव ठाकरे के पार्टी के 56 एमएलए थे, उनके अपने 9 से ज़्यादा मंत्री थे, लेकिन उनमें ही भाजपा ने टूट डाली। सारे के सारे, मानो मेरा ख्याल है 6 या 7 मंत्री उद्धव को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में चले गए, यानी पार्टी ही लेकर निकल गए। 56 में से 40 से ज़्यादा शिवसेना के एमएलए सत्ता में होकर भी अपोजिशन के साथ चले गए और सरकार बदल गई। शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मंत्री से मुख्यमंत्री बनाने की ऑफर बीजेपी ने दे दी और वो चले गए। 1 साल बाद, 1 साल पूर्व हमने देखा कि अपोजिशन लीडर बने बैठे अजीत दादा भी 40 से ज़्यादा विधायक लेकर बीजेपी के साथ चले गए। तो लालच देकर पार्टियां तोड़ना ये अब नई बात नहीं रही है। ये नरसिंह राव से शुरू हो गया था, अब उसको और बढ़िया तरीके से, अलग ढंग से बनाया गया है। तो इसलिए, लेकिन एक बात होती है, आपके पास लालच देने के लिए कुछ तो होना चाहिए, आपको कुछ लालच दिखाना पड़ता है।
जैसे अपोजिशन में बैठकर क्या मिलने वाला है, इसलिए अजीत दादा के साथ शरद पवार के 40 विधायक निकल गए। अगर हम बीजेपी के साथ जाते, सरकार में शामिल होते, तो 40 लोगों को तो मिनिस्टरशिप मिलने वाली नहीं है। 8-10 मिनिस्टर बन सकते, लेकिन बाकी के लोग सत्ता में रहते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में प्रशासन पर अधिकार चला सकते हैं। उससे भी कमाई हो सकती है आज के तारीख में। और इसलिए सत्ता पक्ष में रहना हर एमएलए और एमपी को ज़रूरी लगता है। तो इसलिए अगर 240 की बड़ी संख्या बीजेपी के पास, मोदी जी के पास आज है, तो उनके लिए सरकार बनाने के बाद बहुमत जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, जुटा सकते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में शिंदे को साथ लेकर बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद भी अपोजिशन में जो बचे थे उनमें से 40 विधायक और तोड़े अजीत दादा के साथ, वो भी आ गए, क्योंकि सत्ता जिस बाजू है उस बाजू लोग जाना चाहते हैं। उद्धव और शरद पवार के हाथ से पार्टी भी निकल गई थी। कहने का मतलब ये, देखिए एक बात हमें जरूर समझना चाहिए कि सिर्फ एमएलए टूटकर नहीं गए थे। शिंदे हो या अजीत दादा हो, उनके साथ उनको लालच दिखाई गई, ये सच है, लेकिन उन्होंने रिस्क भी लिया है, संकट उन पर भी था। वो 40 विधायक अपनी विधायकी गंवा सकते थे 10 शेड्यूल के कारण, वो भी धोखा उन्होंने उठा लिया। तो मोदी शाह के साथ जाते हुए लालच दिखाया जाता है, सच है, लेकिन सामने वाले को भी रिस्क उठाना पड़ता है। तो अगर देश का सरकार चलाना है तो देश की सत्ता जिसके हाथ में है उसको कुछ भी करना पॉसिबल होता है। और जो अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में हमने देखा 10-12 लोग निकल गए कांग्रेस के, और कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी। कर्नाटक में कुमारस्वामी की सत्ता निकल गई थी, क्योंकि उनके एमएलए टूट कर इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जा रहे थे। तो ये दाव खेलने में, गेम खेलने में अमित शाह तो बड़े माहिर माने जाते हैं। जो काम आज तक उन्होंने अलग अलग राज्यों में करके दिखाया है, कल परसों की बात है, राज्यसभा चुनाव में हिमाचल के कांग्रेस के ही एमएलए टूट गए और कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में हार गया और बीजेपी का जीत गया। ये तो खेल अमित शाह करते आए, करते रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, देने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए। और इसलिए जल्दबाजी में जो गवर्नमेंट मोदी जी बना रहे, चुनाव की मतगणना हुई नहीं कि चौथे दिन 4 तारीख और 8 जून में मोदी जी की सरकार बन रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर सत्ता हाथ में होती है तो बहुमत बाद में जुटाया जा सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो अपने क्षेत्र में बड़ी होगी, 1-2 चुनाव क्षेत्र में, 2-3 जिलों में ऐसी पार्टियां मर्ज की जा सकती है, बीजेपी में विलीन की जा सकती है। अब देखिए, पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया के, वो चुनाव से पहले कांग्रेस में विलीन हो गए थे, लेकिन उनको जो चुनाव क्षेत्र चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी लालू से मांग कर दे नहीं पाई, तो पप्पू यादव को बगावत करनी पड़ी। वो निर्दलीय एमपी मेरा ख्याल है चुनकर आए। जो पार्टी हमें दगा देती है,
जो पार्टी हमारे साथ में खड़ा नहीं होती, जो लालू के लिए हमारा बलि चढ़ा देती है, ऐसे पार्टी से अच्छा है कि अमित शाह बुलाते हैं तो पप्पू यादव चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे निर्दलीय है, छोटी छोटी पार्टियों के 1-2 MP है, वो एनडीए में चले जा सकते हैं, अपनी पार्टी भी बीजेपी में विलीन कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते। हाँ, लेकिन इसके लिए हमारे हाथ में सत्ता है, हम आपको कुछ दे सकते हैं। विरोधी इंडी अलायंस में बैठे हुए नेता आपको आश्वासन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दे सकते। ये अगर दाव शुरू हो गया सरकार बनने के बाद, तो बीजेपी इसी लोकसभा में आहिस्ते आहिस्ते बहुमत का आंकड़ा प्रस्थापित करने में सक्सेसफुल हो सकती है। हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जल्दबाजी नीतीश कुमार करना चाहते, अभी अभी की बात है, अभी अभी की बात है। आपको याद होगा, जिस नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस बनाने की कोशिश शुरू की थी, प्रयास शुरू किया था, उन्होंने ही पटना में एक सम्मेलन बुलाया था बिगर बीजेपी पार्टियों का, और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी टूटने की तैयारी शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद यादव जदयू तोड़ना चाहते थे, तो नीतीश कुमार ने चालाकी दिखाई, अपने पार्टी के अध्यक्ष को अपना पद छोड़ने को बाध्य किया, खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए और एक दिन उठकर कांग्रेस का साथ छोड़कर, लालू का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए, क्योंकि उनकी पार्टी टूटने वाली थी। उनके एमपीज टूटकर बीजेपी में जाने वाले थे, इसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि आज भी अगर नीतीश के पास लोकसभा के 12 MP है, तो कुछ महीने पहले उनमें से कुछ लोग लालू की पार्टी में जाना चाहते थे, कुछ लोग बीजेपी में जाना चाहते थे। तो जो महाराष्ट्र में पवार की पार्टी से और उद्धव की पार्टी से हो गया, वो क्या बिहार में और लोकसभा में नीतीश की पार्टी से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और इसलिए मेरा मानना है कि जल्द से जल्द सरकार बनाकर मोदी और शाह फिर से बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। उनका पहला टारगेट जल्द से जल्द अपनी पार्टी का अकेले का बहुमत जुटा लेना होगा। अब उसमें कौन सी पार्टियां टूटेगी, कौन सी पार्टियां टूट सकती है, वो देखना पड़ेगा। क्या भरोसा, अखिलेश यादव की पार्टी भी टूट सकती है, अखिलेश यादव की पार्टी टूट सकती है। तो बाकी का, क्योंकि अगर सब लोग सत्ताकांक्षी है, हर एक को कुछ ना कुछ पावर में हिस्सा चाहिए, तो इन लोगों को कोई लालच दिखाना ज़रूरी होता है। और लालच दिखाने के लिए सत्ता के सारे धागे अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। और इसलिए जल्द से जल्द सरकार बनाने की कोशिश जो हो गई है, मुझे लगता है एक तरीके से एनडीए के जो छोटी पार्टियां हैं वो ना टूटे, मित्र दल ना टूटे, और दूसरी बात, सत्ता हाथ में लेकर अपोजिशन में बैठे छोटी मोटी पार्टियों को इकट्ठा करके बीजेपी का अपना बहुमत जुटाने की कोशिश, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बनाने की कोशिश जरूर होने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।